Subscribe now and press the bell icon. Good afternoon, everyone. Good afternoon and welcome to the demo class from DIP. मेरा नाम है मोहम्मद सैफ। मैं यहाँ पे सीनियर फैकल्टी हूँ और आपका स्वागत करता हूँ हमारे डेमो क्लास में। स्टॉक मार्केट के इस सेशन में हम आगे चर्चा करेंगे किस तरह से हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो DIP प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, वो किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं स्टॉक मार्केट मूवमेंट का। इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं अगर लॉन्ग टर्म, तो किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा, अगर शॉर्ट टर्म में आ रहे हैं यहाँ पे काम करने के लिए, तो किस तरह से जो माइंडसेट है, जो साइकोलॉजी है, किस तरह से उसको मोल्ड करें। क्योंकि शॉर्ट टर्म हम जो काम करते हैं थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आए शॉर्ट टर्म में पैसा बना के जा सकता है। लॉन्ग टर्म तो समझ में आता है, आपको एम्पल टाइम मिलता है काम करने के लिए, चीज़ों को परखने के लिए, जानने के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म का काम थोड़ा पेनफुल रहता है। ठीक है, तो इस पे हम आपकी क्वेरीज, क्वेश्चंस लेंगे, तो बने रहिएगा। सेशन में कम्युनिकेट करिएगा। जब भी आपको कोई चीज़ पूछनी है पूछ सकते हैं, और चैट करके भी हमसे बात कर सकते हैं। आपकी चैट भी मुझे दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सही है, हम सौदा कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों को अनुभव तो है नहीं सर। जी जी जी। अब हमने जब मार्केट में सौदा किया तब वहां पे ये हुआ कि मार्केट हमको प्रॉफिट मिला 10,000, 5,000 या 20,000 हमने प्रॉफिट लिया। हम निकल गए सौदे से। ठीक अब है। जब जहां पे सौदा तब तक रुका रहता है जब लॉस होने लगता है, जब तक आदमी का सारा पैसा नहीं खत्म हो जाता है। ये बिल्कुल सर बिल्कुल। बिल्कुल सबसे सही। बड़ी बिल्कुल जी बिल्कुल। आप देखो एक चीज़ और, कमोडिटीज मार्केट में आप काम कर रहे हो, तो हमें पहले ये जी भी रियलाइज करना होगा कि जिस मार्केट में हम काम कर रहे हैं, फ्यूचर्स जी मार्केट है ना। तो उसमें ऐसा तो जी है नहीं इन्वेस्टमेंट हमने कर लिया तो इसी के भीतर भीतर काम हो जाएगा, है ना। इसके ऊपर जी लाइबिलिटी हमारी नहीं बनेगी। अब आपने जी फ्यूचर्स की बात, कमोडिटीज की बात की, तो फ्यूचर का ये सेगमेंट है। ठीक है, अब इसमें मार्क टू मार्क डेवलप होता है। मैं साथ में लिखता भी चलता हूँ ताकि, जी क्योंकि देखिए आप आए हैं तो कुछ जानने से, कुछ सीखने के लिए। जी सर। तो उसमें होता है ना, एक पकड़ आप बना सकते हैं। आपको जी मालूम पड़ेगा कि क्या मैं करता आया, शायद आपकी कुछ गलतियां वही यहाँ सामने आ जाएं, उस पर आप काम करो, और है ना, तरीका आपको मालूम हो जाए। तो जी मार्क टू मार्केट, मार्क मैं गलत लिख के आ गया, इसको लिखते हैं मार्क, मार्क टू मार्केट। ये एक खास किस्म की एक तरह के मैकेनिज्म है जो फ्यूचर मार्केट में लागू होता है। क्योंकि आप पोजीशन बना लेते हैं तो एक तरह से ऐसा होता है जैसे 10 लाख की पोजीशन है, 2 लाख जी या 1 लाख रुपए दे के आप बनाते हैं, और फिर जो नफा नुकसान होता है उसको मैनेज करते हैं। ऐसे ही होता है ना, अगर आपका प्रॉफिट निकल रहा होगा तो ब्रोकर आपके अकाउंट में वो क्रेडिट कर देगा, लेकिन जी जहां लॉस लगे रहेगा तो आपसे मांगेगा, है ना। अब ये चीज बिल्कुल। क्या है, ये रिस्क मैनेजमेंट का बेसिकली हिस्सा है। तो एक तरह से ऐसे मैं कहूंगा, ब्रोकर से जो हम काम करते हैं, लोन लेके काम करते हैं। कि कैपेसिटी जी तो हमें उस फ्यूचर की दिख रही होती है कि 12-13 लाख का फ्यूचर है, लेकिन हम करते क्या है, ब्रोकर को पकड़ाते हैं 1 लाख रुपए, है ना, और उस पे फिर काम करने के लिए आ जाते हैं। उस पे हम काम करने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे यही मॉनिटर करना है कि हमें जो पैसा लेना है और देना, जो आपने बात करी कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते जब हम प्रॉफिट में आते हैं, है ना, जल्दी काट लेते हैं, लॉस बर्दाश्त करते रहते हैं। तो जी जी देखिए, ये जो आपने बात अभी छेड़ी है, तो वैसे साइकोलॉजिकल का है। मैं साइकोलॉजिकल जब पार्ट करूंगा कोर्स में तो डिस्कवर करूंगा। यहाँ पे देखिए, साइको मैं नहीं, अब ये देखिए यहाँ पे मुद्दा आता है, जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है वो हमें क्या बताती है। मैं इसकी जी बात लिख रहा हूँ, मैं कोट कर रहा हूँ साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो फाइनेंस में जब अब अप्लाई होता है, तो उनका कहना है प्लेजर ऑफ गेन एक तरफ, ठीक है। सर हिंदी, अगर हिंदी अगर यूज करेंगे सर तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं लिख देता हूँ हिंदी में, बताता हूँ आपको। हिंदी जी सर। एक्चुअली क्यों लिख रहा हूँ, हिंदी टाइपिंग नहीं आ पाएगी ना इसमें, इसलिए मैं लिख रहा हूँ हिंदी अच्छा इंग्लिश में, अच्छा। लेकिन मैं कन्वर्ट करके अभी आपको बताता हूँ। जी प्लेजर ऑफ गेन, और इधर लिखते हैं प्लेजर से इधर उसको उल्टा क्या लिखता है, डिस्पेयर, डिस्पेयर ऑफ
लॉस। ठीक है, डिस्पेयर ऑफ लॉस माने जो आपको तकलीफ होती है लॉस लगने से। जी जी तो साइकोलॉजी ये कहती है, देखिए मैथ्स आपने पढ़ी होगी, मैथ्स में ये मैं चिन्ह लगाता हूँ, शायद आप समझ पाए, जिसको कि हम इस तरह से लगाते हैं। देखिए मैथ्स में ये हम लगाते हैं ना, स्मॉलर देन और ग्रेटर देन। तो जो जी प्लेजर जो है वो बताते हैं वो कम है। अगर जैसे मैं 1 लाख रुपए लगा के मार्केट में काम कर रहा हूँ, अब मुझे किसी महीने 10,000 रुपए का उसी पे गेन होता है, और उसी के आने वाले महीने में 10,000 का लॉस होता है। तो बताया है उन्होंने, ये साइकोलॉजिस्ट ने, कि 10,000 रुपए देखने में तो बराबर है, 10,000 का लॉस और 10,000 का गेन एक तरह से बराबर हो गया। लेकिन साइकोलॉजिकली जो लॉस लगा होगा आपको एक पोजीशन में, वो देखिए वो ज्यादा तकलीफ देगा। प्लेजर क्या होता है, प्लेजर एक टाइम पे आया, हमने खाया पिया, उसे हजम किया, पैसा निकाला बाजार से और हजम करके आगे बढ़ गए, तो वो उसी मोमेंट का होता है। देखिए, और वैसे भी हम नॉर्मल लाइफ में देखें, आदमी के सामने जब तकलीफ आती है तो वो एक मोमेंट पे नहीं, आगे तक खींचती है। हम बार बार उस तकलीफ को सोच सोच के दुखी होते हैं। तो साइकोलॉजी का ये कहना है कि जो आप तकलीफ पा रहे होंगे अपने लॉसेस से, वो ज्यादा टाइम आपके दिमाग को इफेक्ट करेगी। प्रॉफिट तो खाया पिया, है ना, हजम कर लिया, बराबर आप आगे बढ़ जाओगे। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग एक्टिविटी बनाओ अपनी, कि ये जो लॉस की शक्ल आ रही है, जो तकलीफ मिलेगी, हमें पेन मिलेगा, या डिस्पेयर मैंने लिखा है, चलिए पेन लिख दिए, पेन मुझे लगता है आसानी से समझ जाओगे। तो पेन ऑफ लॉस ना वो ग्रेटर देन है प्लेजर ऑफ गेन के। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं भी कुछ किताबें पढ़ के बैठा हूँ, जो जितनी साइकोलॉजी हमारे स्टॉक मार्केट में लगती है उतनी, तो वो ये कहती है कि सर ये तकलीफ ज्यादा होती है, इसलिए हमें आपको काम को अपने ऐसे ढालना चाहिए कि जिससे लॉस ना कम निकले। ठीक है, अब हमारा जो प्रॉफिट वाला पोटेंशियल ज्यादा, क्यों, अगर लॉस हमारे सामने आएगा तो समझिए हमारी बुद्धि खराब कर देगा, और हमारे जो आगे अब आने वाला काम बनेगा इन फ्यूचर उसको भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये फिर ज्यादा होगा, हो सकता है आप काम भी ना कर पाए इन फ्यूचर। और होता है, जो शायद ट्रेडिंग जानते हैं, जैसे आप भी बता रहे हैं, कम्युनिटी में अच्छे लेवल पे आपने 5-6 साल काम किया है सर, तो बहुत बड़ी चीज है। अब बुद्धि काम क्या करती है, इसी पे चलिए ऐड कर लेते हैं। मैं थोड़ा आपको ऐसे बताता हूँ कि जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हम बहुत कुछ ना ये सीखते हैं, एनालिसिस, दुनिया भर की एनालिसिस सीखते हैं कि लाइन ये चल रही है, कैंडल वहां बंद हो गई, है ना, बुल मार्केट है या बियर मार्केट, बहुत कुछ एनालाइज करते हैं। मोटे तौर पे भी देखिए दो एनालिसिस हैं, ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ, शायद इतनी मैं हिंदी जो आपने बताया एक्सप्लेन करके चलूंगा, लेकिन लिखूंगा इंग्लिश में, ठीक है, कहीं समझ में ना आए तो मुझे रोक लिएगा। एनालिसिस दो प्रकार की होती है, एक है आपकी ब्रॉड, जिसे हम मोटा मोटा कह देते हैं हिंदी में, मोटा मोटा हमें ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है, और एक उसकी उल्टी, ये स्पेसिफिक, बारीक। एक ऐसी एनालिसिस है जिसे आप कहेंगे कि खाल से बाल हटाना, जैसे अब मेरे स्किन में कोई बाल लगा है तो होता है ना, मैं उसको बहुत ही बारीक से देखूंगा पास लाके, और फिर उसको कोशिश करके हटाऊंगा। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक एनालिसिस। तो आप जब बाजार में आप आते हैं तो तय करिए आपको ब्रॉड एनालिसिस करनी है, मोटा मोटा, ऐसे बोलना है कि सर ये निफ्टी जैसे अभी 22,000 चल रही है, 22,000 के आसपास चल रही है, 21,700, तो मोटी मोटी ऊपर चली जाएगी। अब ऊपर चले जाने में क्या है, 200 पॉइंट ऊपर आ जाए, 500 हो जाए, 1,000 पॉइंट ऊपर आ जाए, तो इससे मुझे मतलब नहीं है, बस ऊपर आ जाए। ठीक है, तो ये तो मोटा मोटा कहना हो जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक ये होगा, अगर मैं ये बोलूं कि नहीं, निफ्टी आजकल ये चल रही है सर 21,700, और ये एक हफ्ते में, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये पहुंच जाएगी 300-400 पॉइंट, 400 पॉइंट बढ़ेगी एक हफ्ते में, है ना, 5-7 दिन में जो भी बाजार एक हफ्ते खुलता है उसमें 400 पॉइंट बढ़ जाएगी। तो ये जो मैंने बात बोली अभी, ये स्पेसिफिक है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप जब बाजार में एंटर करेंगे ना, देखिए हम काफी कुछ ऐसे काम करते हैं जो ब्रॉडली हैंडल हो जाते हैं, मोटे मोटे तौर पे, कि आपने कहा सर बाजार ऊपर जाएगा, चलो थोड़ा बहुत गया, हमें थोड़ा पैसा बन गया, हम संतुष्ट है, हम पोजीशन नहीं निकाल ली, ठीक है, हमें मतलब नहीं है कि हमें 3% मिला, 5% मिला, 10% प्रॉफिट मिला या कुछ भी। ठीक है, हमारा हमारी संतुष्टि है। लेकिन जब हम ऐसे बात करते हैं नंबरों में, और नंबर के आगे भी फिर लगाते हैं क्या, तड़का, टाइम का। टाइम माने जैसे मैंने अभी यहाँ बोला एग्जाम्पल में, एक हफ्ते, एक वीक में, वहां पे दिक्कत है, क्योंकि मार्केट को मेजर करना और ये एकदम चूज करके बताना कि सर नहीं इतना बाजार चलेगा, इतने टाइम में चलेगा, वहां आप पाओगे कि 90-95, बल्कि 99% में कहता हूँ, कभी कभी आदमी गलत हो जाता है, होने के चांसेस। ठीक है, तो वहां पे हमें जो स्पेसिफिक, अब मैं कहता हूँ स्पेसिफिक, हम क्यों मैं ढाल के बता रहा हूँ, हमारे बाजार में एक जगह है ऑप्शंस, कॉल पुट, वहां पे यही काम हो रहा होता है। आप स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं ना, कि इस कॉल, ये वाली कॉल ले लो, पुट ले लो, इस वाले स्ट्राइक प्राइस का, आप यही काम कर रहे हैं। एक तो आप प्राइस दे रहे हैं, कॉस्ट दे रहे हैं, कीमत होती है ना कि 25-30 रुपए का आपने ऑप्शन ले लिया। अब हम जाने अनजाने में, हमें नहीं मालूम ये कॉस्ट है, हमारी कीमत है,
जो हमने पेमेंट की है, अब इसका कुछ निकल के आएगा, उसका टाइम लगेगा, उसका ये मेजरमेंट लगेगा। तो ये स्पेसिफिक एनालिसिस। अब मैं कहता हूँ अगर कोई बाजार में बंदा आता है स्टॉक मार्केट में, वो ब्रॉड एनालिसिस ही नहीं कर पा रहा है जो मोटे मोटे तौर पे, और जाता है फिर ऑप्शन में, तो उसको क्या प्रॉफिट मिलेगा? बाजार तो उसे लात घूंसे मार के बाहर निकाल देगा। मतलब उससे जब मोटा मोटा बाजार हैंडल नहीं हो पा रहा है तो स्पेसिफिक क्या करेगा? ठीक है। तो ये सब चीजें आपको एक टाइम में रुक करके समझनी पड़ेंगी, और ये हम आपको डीआईपी में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आपको स्विंग ट्रेडिंग भी करवाएंगे, इंट्राडे भी करवाएंगे, और भी 10 तरह की ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, ये सारी बीटीएसटी है, बहुत चीजें। तो यही ठहरा करके बताएंगे कि गलती आपसे कहाँ हो रही है। आप शायद, होता है ना, जैसे सामने मेरे कुर्सी पड़ी हुई है, अब मैं कहता हूँ ये कुर्सी तो पड़ी हुई है, क्या होना है? अरे सर, कुर्सी उसकी कोई क्वालिटी है, उसमें हो सकता है कुशन लगा हो, वो रोटेट करने वाली हो कि नहीं, उसके कई सारे फीचर होंगे। अगर मैं वो नहीं देखूंगा और ऐसे ही बाजार में चला जाऊंगा, कहूंगा कि सर चलो ये कुर्सी का दाम बताओ, मुझे खरीदनी है, तो मैं उसको, कहते हैं ना, उसको परचेजिंग है, उसका हिसाब किताब नहीं बना पाऊंगा। मैं समझूंगा अच्छा हो सकता है 200 की या 400 की कुर्सी हो, वो सामने वाला बताएगा नहीं सर ये तो 3,500 की कुर्सी है, मेरा बजट ही नहीं बना हुआ है। ठीक है, वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो स्टॉक मार्केट ऐसे ही है कि आप निकल तो चुके हैं बाजार में झंडे गाड़ने के लिए, ठीक है, लेकिन अगर चीजें आपको उस तरीके से नहीं मालूम है, या आपका जो फ्लो है टैकल करने का वो नहीं है, तो समझिएगा पैसा आपकी जेब में नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ तक कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, मैं थोड़ा सा रखता हूँ, क्योंकि मैं इस पर थोड़ा सा आगे इलाबोरेट आपको करूंगा, ताकि हमारी जो एक्टिविटी है स्टॉक मार्केट में सुधर सके, अच्छी हो सके। नहीं सर, ठीक है, आगे। लोग इंग्लिश में लिख जरूर रहा हूँ, तो मैं हिंदी में बता के चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अब देखिए, ये तो था नंबर 1 लेवल बाजार में आके काम करने का। अब आदमी समझता है कि यही सब कुछ है, नहीं। ये मैं कहूंगा पूरी पिक्चर का ना सिर्फ छोटा सा पार्ट है, और कितना छोटा है मैं लिखता हूँ आगे। ये पूरी स्टॉक मार्केट के पिक्चर का सिर्फ 20% है, 20%। आप भी हैरान होगे, बोले ये सब तो बहुत कम बता दिया। आते हैं आगे, देखिए समझिए। ये छोटा हिस्सा है जो सेकंड नंबर पे आता है, आप भी जानते होंगे, और आम आपने अभी अपनी जानकारी बनाई होगी स्टॉक मार्केट में, आपने इस वर्ड को जरूर पढ़ लिया होगा, रिस्क मैनेजमेंट, जिसको हम हिंदी में कहेंगे, रिस्क को क्या बोलते हैं? ये जोखिम, जोखिम प्रबंधन, जो जोखिम निकल के आ रहा है बाजार से, उसका प्रबंधन, उसका मैनेज करना, ये बहुत है। और ये आगे चल के, मैं यहीं इसके नीचे लिखता हूं, इसका परसेंटेज पार्ट देखिए इतना है, मतलब पिछले वाले से ज्यादा 30%। माने ये, जो आपने बात अभी चालू की थी महेश जी, कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते प्रॉफिट में, लॉस तो हम बर्दाश्त जी। करते हैं, वो तो हम देखते रहते हैं कि चलो ठीक है चल रहा है, देखेंगे कवर हो जाएगा। लेकिन जैसे हम मुनाफे में आते हैं, हम जल्दी से पोजीशन काट लेते हैं। ठीक है। तो यही जो है जोखिम प्रबंधन है, इसमें आपको रिस्क अपना मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। अब रिस्क मैनेज करने का तरीका क्या है? सिंपल देखिए, जिसको हम आम भाषा में ये कहते भी हैं ऐसे, R/R लिखते हैं। रिस्क रिवॉर्ड के बीच में प्रोपोर्शन होता है ना। अब दोनों एक्चुअली आर होते हैं, बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा वाला रिस्क है कौन सा रिवॉर्ड है। तो मैं लिख देता हूं, रिस्क प्रोपोर्शन रिवॉर्ड, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना इस चीज को, कि हमारा रिस्क कितना है, रिवॉर्ड। तो समझिए, जब आप कभी ट्रेड में आते हैं, तो पहले से प्री डिसाइडेड होगा, पहले से, मतलब आप पहचान करके रखे होंगे कि हम कितना लॉस इसमें उठाएंगे। जैसे आपने 1 लाख की पोजीशन ली, 1 लाख रुपए आपने मार्केट में लगाए, आप पहले से तैयार करके बैठिए कि अगर मेरा ये ट्रेड गलत जाता है, मेरे विपरीत, तो मैं इसमें कितना खाऊंगा। ये हमारी बुद्धि में यहाँ पे होना चाहिए। 2,000 है, 5,000 है, मतलब 2% है, 5% है, या चलो 10% ले लो मैक्स, 10,000 रुपए, मैं कितना गवाऊंगा ये मुझे मालूम होना चाहिए। अगर ये मालूम नहीं है, आपने अपने आप को, कहते हैं ना, दिल को मनाया हुआ नहीं है, तैयारी में आप नहीं हो, ये कुछ का कुछ हो सकता है, और आप बैठे बैठे देख लोगे। तो आपको ये तैयारी करके बैठो कि चलो मैं 10 लाख रुपए लेके आ रहा हूँ, सॉरी 1 लाख रुपए लेके आ रहा हूँ, इसमें मैं कितना लॉस झेल सकता हूँ, अगर शुद्ध हिंदी भाषा में बोलूंगा, मैं कितना बियर कर सकता हूँ। तो ये अगर हमने अपने आप से कमिट नहीं कर रखा, मैं बोलूंगा यहाँ पे कमिटमेंट वाली बात, अगर कमिट नहीं कर रखा, तो हमारा अनाप शनाप पैसा बाजार में जा सकता है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने सभी पार्टिसिपेंट से कि जब भी आप पोजीशन बनाएं, डायरी में तो हम नहीं रख सकते अभी, या इस पे भी हम बात करेंगे, अपने पास कहीं नोट डाउन करके लिखिए रखिए कि सर मुझे मैक्स टू मैक्स इतना ही लॉस इसमें देखना है, इससे ऊपर नहीं। नॉर्मली मैं बताता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट में जो ट्रेडर आते हैं, खास करके इन्वेस्टर की अभी बात नहीं करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, जल्दी जल्दी पोजीशन में आते हैं निकलते रहते हैं, तो 1 से 2 टका, 1% से 2%, मैं लिखता हूं यहाँ पे, 1% से 2% तक का एक पोजीशन में रिस्क लेके चलते हैं, कि अगर मेरा लॉस होने लग गया तो मैं 1,000 2,000 में छूट जाऊंगा, बस इससे ऊपर नहीं देखूंगा।
क्यों? क्योंकि अगर मैं देखूंगा तो मेरा कैपिटल, जो मेरी मूल रकम है, वो खराब हो जाएगी। ठीक है, ये देख के बिल्कुल चलना होता है। तो इसको आप ना रखिए रिस्क को, और उसके हिसाब से बाजार में, हाँ, अब इसके प्रोपोर्शन में रिवॉर्ड, रिवॉर्ड कितना होना चाहिए? तो रिस्क का डबल। एटलीस्ट आपने एक बार में जितना रिस्क चूज किया है कि चलो 2% का, चलिए सर रिस्क लेके चलते हैं, तो इसका डबल कितना हो गया? 4%। तो 4% का रिवॉर्ड देख करके आप बाजार से बाहर आ जाइए। ठीक है, ये ट्रेल करते रहिए, चलिए जब तक वो चल रहा है तो चलाते रहिए, जब ना चले तो आप, है ना, उसको देख के बाहर आ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये रिस्क रिवॉर्ड का प्रोपोर्शन आपको देखना पड़ेगा। साथ ही साथ एक चीज और मैं बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशल है, जो कि बहुत लोग देखते नहीं है, वो ये रहेगा, स्ट्राइक रेट। अब स्ट्राइक रेट आपने क्रिकेट में तो अपने प्लेयरों का सुना होगा कि किसी फला क्रिकेटर का स्ट्राइक रेट ये है। एक ट्रेडर का स्ट्राइक रेट क्या होता है, मैं आसान भाषा शब्दों में आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप जो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स करते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ 10 ट्रेड आपने किए, ठीक है, उसमें से कितने आपके सही जाते हैं? जैसे मैं कहता हूँ चलिए आधे सही जाते हैं, आपने 10 ट्रेड किए, 10 ट्रेड लिए, आपके 5 सही है, 5 गलत है। तो ये जो 5 आया, 50% आया बेसिकली, इसको हम ऐसे लिखते हैं 50%। तो ये आपका स्ट्राइक रेट है, ये उस ट्रेडर का स्ट्राइक रेट है। तो ये दो चीजें रिस्क मैनेजमेंट के लिए, जो चीजें हैं, वैसे तो बहुत कुछ कंपोनेंट है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन रिस्क मैनेज करने के लिए आपका रिस्क रिवॉर्ड और दूसरा आपका स्ट्राइक रेट, ये आपको भरपूर देख करके चलना होगा। अगर इसमें कुछ भी कम ज्यादा है या आप मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, ट्रेड खराब हो जाएगा, लॉसेस लॉसेस ही आएंगे। ठीक है, तो अपना स्ट्राइक रेट संभाल करके चलिए। और कितना होना चाहिए? मैं समझता हूँ स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए एटलीस्ट इतना तो चाहिए। 50% पासिंग नंबर है यहाँ पे, ठीक है, मिड नंबर है बिल्कुल बीच के, 50% जिसे कहते हैं आधा। तो इतना और इससे ऊपर आप बना के चलेंगे तो अवश्य आप सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, चार्ट पे देख लेते हैं, चार्ट पे कोई कुछ लिख रहा है, सर टारगेट कैसे डिसाइड करोगे? ठीक है, टारगेट मैंने बता दिया, टारगेट माने रिवॉर्ड। ठीक है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड ऐसे हो। नॉर्मली लोग ट्वाइस ले लेते हैं सर, लेने को देखिए आपकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है, वो ट्वाइस होगा, थ्राइस होगा, 4 टाइम होगा या 5 टाइम होगा, जो भी है। लेकिन आपको पहले रिस्क आइडेंटिफाई करना होगा कि मेरा हाँ रिस्क जी कितना है, सर। 1% का, 2% का, जो भी है, उसके हिसाब से आपका टारगेट बन जाएगा। और ठीक है, सर क्लियर यहाँ तक? एक्चुअली मैं जॉब पर हूँ, आज से मेरा पॉसिबल। ठीक है, चलिए, और लास्ट बात की भी, एक आखिरी की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगाता हूँ, लास्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट क्या है? वो सबसे अहम है, इंपॉर्टेंट, ये है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब ये क्या चीज है? इसको मैं कहता हूँ, ये आगे चल के आपकी, यही लिख देता हूँ, इसको लास्ट में ले आएंगे, ये आपकी 50% है बची हुई। अब ये बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट चीज, एब्स्ट्रैक्ट माने जिसको आप छू नहीं सकते, अपनी जेब में डाल नहीं सकते, पैसा तो हम जेब में डाल सकते हैं, लेकिन ऐसी कुछ चीज होती है ना जिससे हम बस फील कर सकते हैं, ये हमारे दिमाग में है, एक हमारे मोशन में, एक हमारे बिहेवियर में। ठीक है, उसको हम छू नहीं सकते, उसको बना नहीं सकते, उसको ढाल नहीं सकते, या एक से दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मुद्दे वाली बात, एक से दूसरे को ट्रांसफर भी नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है आप मेरे पास आए, आपने प्रोग्राम ले लिया, मैंने साकी बाकी सारी चीज तो बताई आपको, लेकिन आपने कहा सर ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी आपने बता दी, मुझे लिखवा दो, ठीक है, या मुझे ट्रांसफर कर दो। नहीं, आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी। डेवलप माने इसे पैदा करना पड़ेगा और इसकी परवरिश करनी पड़ेगी। ये ऐसी चीज है। अभी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है क्या, आइए उसकी बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी जिसे हम कहते हैं आसान भाषा में माइंडसेट। एक माइंडसेट, माइंडसेट को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बता पाएगा? वर्ड सुना होगा आपने इंग्लिश में ये, इसका हिंदी रूप वर्ड क्या होगा, इक्विवेलेंट? बताइए जी, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिए, आप भी जवाब दिए। ये जो माइंडसेट मैंने लिखा है, इसका हिंदी वर्ड क्या होगा? लक्ष्य तय करना सर। लक्ष्य तय करना, माइंडसेट। वो तो थोड़ा मान आगे का हो गया, पीछे आके माइंडसेट माने एक तरह की सोच में से, जिसे मैं कह दूं, जैसे हम कहते हैं ना, बहुत को हम पॉइंट आउट करते हैं, कहते हैं सर आपका माइंडसेट सही नहीं है ना, इस जी चीज चीज को लेके, तो मतलब एक सोच जिसे हम कहते हैं थॉट। जी ठीक है, तो हिंदी में जो सोच कहते हैं वो बनता है। लक्ष्य तो थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट आगे वाली चीज हो जाएगी, आएगी, इसके आगे भी आएगी वो चीज, उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ सोच आता है। अब आप कोई पूछेगा सर सोच को, मैं हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ ब्रैकेट में, आइए,
माइंडसेट माने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ सोच। ये सोच शेयर बाजार को लेकर हम हमें क्या रखनी चाहिए कि हमारा काम, क्योंकि हमने देखा कि 50% का हिस्सा तो यही है। अब ये सोच को मैं बता देता हूँ, माइंडसेट को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, सोच तो हिंदी वर्ड है, अगर आप बोलो सर माइंडसेट को ना डिफाइन करो, तो मैथमेटिकली इसको डिफाइन करूँ, मैथ का रूल लगा के, फॉर्मूला बता के। ये रूल्स प्लस डिसिप्लिन। अगर आपको अपना माइंडसेट बनाना है स्टॉक मार्केट को लेके, आपके पास रूल्स होने चाहिए, और उस पे ऊपर जब आप डिसिप्लिन लगाएंगे, डिसिप्लिन माने हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, अनुशासन, ठीक है, उसके ऊपर यूज करेंगे, तब जाके आपका माइंडसेट बनेगा। अब रूल जो भी है आपके, आपको समझ में आता है, जिस तरह से भी काम करना, छोटा सा भी कोई रूल है बाजार में, आपको लगता है सिर्फ पैसे बनता है सर, ये बन सकता है, ये बनता रहा है मेरा, जैसे मैंने कोई स्ट्रैटेजी लगाई थी अब से 6 साल पहले, मुझे लगता है अभी भी काम करती है, तब भी काम करती थी और आगे भी करेगी, ठीक है, तो मैंने उसको रूल बनाया, उस पर काम करने लग गया, ये मेरा रूल हो गया, ठीक है। उस पर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन माने साल में कितने हफ्ते होते हैं, 52, है ना, 50 से ज्यादा, 52। तो आपको नॉन स्टॉप 52 हफ्ते तक, हर दिन, ठीक है, 5 दिन बनेंगे तो एक हफ्ता बनेगा हमारे यहाँ, 5 दिन से मंडे टू फ्राइडे एक हफ्ता हो जाता है, सैटरडे संडे बाजार बंद है। आपको रूल ये 52 हफ्ते तक फॉलो करना पड़ेगा, तो शायद इस तरह से करके आपका एक माइंडसेट बन पाएगा और उससे आप पैसे बना पाओ। तो माइंडसेट कुछ नहीं, आपकी सोच है बाजार को लेकर के, वो आपको डेवलप करनी है, तो रूल्स प्लस डिसिप्लिन है। अब कहने को तो माइंडसेट का हिंदी जो मीनिंग है वो सोच है, अब सोच में ये चीज़ तो शामिल नहीं होती, लेकिन फिर भी जो हम बाजार से लेना चाहते हैं वो हमें कुछ लेवल पे ढालनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि बाजार में तो सर किस्मत चलती है, हम किस्मत के हवाले हैं, बाजार जितना देना चाहेगा दे देगा। अब देखिए, मुद्दे की लॉजिकल सोचने वाली बात है, बाजार तो जिस तरह से चलता है इस तरह से तो बाजार ने आपको बहुत दे दिया होता। निफ्टी देखिए क्या बनी थी, निफ्टी अगर जानते हैं आप, निफ्टी 1993 में 100 रुपए होती थी, ये निफ्टी का जन्म वाला है, ईयर है। अब आज की तारीख में क्या है, 2023 में, अभी जब साल खत्म हुआ है, तो निफ्टी कितनी हो गई थी, 21,500 पे बंद हुई। तो कितनी ग्रोथ आई। तो बाजार जो इस तरह से चल के आया, तो क्या इतना सारा सब कुछ हम उससे ले पाए हैं, नहीं। तुम क्यों नहीं ले पाए, हमारी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। अगर हमें बाजार के साथ बढ़ना भी है, तो हमारी जो माइंडसेट है वो कहीं और ही काम कर रहा होता है, वो किसी और दिशा में चल रहा होता है, तो हम, बाजार तो घूम के आ गया होता है लेकिन हम पैसा नहीं बना पाते हैं। इसलिए हमें जो ये माइंडसेट है ये थोड़ा सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो तभी मैंने ये लिखा। तो ये तीन ही चीजें सर इंपॉर्टेंट है आपके स्टॉक मार्केट के लिए। एक 20% है एनालिसिस, ये खूब हम आपको बताएंगे, लाइनें लकीरें, टेक्निकल एनालिसिस, नंबर को देखना, डेटा एनालाइज आप करते हो, वो सारी चीजें। रिस्क मैनेजमेंट भी बताएंगे, ऑप्शन में खास करके बहुत बढ़िया तरीके से कवर होता है जब आप ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज करते हैं, या और भी बीच में आएगा उस पर भी। और ये जो लास्ट पार्ट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ठीक है, इसको आपको एक अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। क्यों, एक चीज और, साइकोलॉजी का ही कोट कर रहा हूँ, जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं उनको मालूम होगा। साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान का दिमाग जो है अलग तरीके से काम करता है। तो कोई रूल या कोई स्ट्रैटेजी कोई किसी एक के लिए काम कर रही है अगर, तो ये जरूरी नहीं किसी और के लिए भी काम करेगी, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। और जैसे आपने हिंदी में देखा कि सोच है सर, सर ने सोच बताई है। अब सोच तो आप जानते भी होंगे ना, हर आदमी की डिफरेंट होती है। किसी चीज को लेके मेरी जो सोच है वो अलग है, किसी और की कुछ और हो सकती है, सिमिलर भी हो सकती है। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी है, हो सकता है इंट्राडे किसी को अच्छा लगता हो, किसी को अच्छा नहीं लगता होगा। मुझे फॉर एग्जांपल आप बात कर लिए, मैंने इंडस्ट्री में बहुत काम किया, मुझे इंट्राडे में ऐसी बात नहीं मैंने किया है, मैंने बहुत किया है। आज की तारीख में मैं किसी को इंट्राडे ना खुद के लिए करता हूँ और कहूंगा भी नहीं, कोई नया बंदा आए जो स्टॉक मार्केट में आ रहा है तो पूरा टाइम इंट्राडे करे। कुछ टाइम पे कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, या उसको अगर सूट करता है तो, उसको सूट करता तो कर सकता है। अगर आपको सूट नहीं करता, कुछ और चीज अच्छी लगती है, तो आप वो कर सकते हैं। तो यही माइंडसेट है कि कोई चीज किसी के लिए चलती है, कोई चीज नहीं चलती। अब जैसे कौशल जी ने कम्युनिटीज की बात की, कम्युनिटीज ठीक है आप करते आए, चलो फेलियर हुआ, या आप करना चाहते हैं और आगे, लेकिन इस बीच में मैंने आपको कुछ पढ़ाया, आपको लगता है सर ने ये स्टॉक वाली चीज अच्छी पढ़ाई है, इसमें बनता है, पैसा मेरा थोड़ा सा निकलने लग गया, मैं करूंगा तो बनता रहेगा, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। ये पूछना चाह रहे हैं कुछ सैमसंग जी, बताइए, सैमसंग एस एम। सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि हमारा माइंडसेट है
कि बुलिश एनगल्फिंग में मार्केट आगे बढ़नी चाहिए। बुलिश एनगल्फिंग मतलब कि रेड कैंडल छोटी और ग्रीन कैंडल बड़ी, ब्रेकआउट में बढ़नी चाहिए। जी। तो वो मतलब कि काम किन के लिए करेगी, मतलब जैसे मैंने सोचा ब्रेकआउट हुआ है, कुछ ब्रेकआउट होते हैं 80% ब्रेकआउट जो होते हैं वो फॉल्स होते हैं, ट्वेंटी हम्म परसेंट ब्रेकआउट रियल होते हैं। हम्म और वो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया तो वो क्या हम्म। उसमें काम करेगा क्या? नहीं, उसमें क्या बोला आपने लास्ट में, उसमें? मतलब कि जो माइंडसेट हमारा होता है बुलिश एनगल्फिंग में काम करेगा जैसे ब्रेकआउट होता है, तो क्योंकि मैं ब्रेकआउट में ज्यादा बिलीव करता हूँ। अच्छा, ठीक है। देखो सर, एक चीज़ और, जो आपने ब्रेकआउट और इनगल्फिंग जितने भी पैटर्न की बात करी है, अब बहुत मैं स्टूडेंट्स को या पार्टिसिपेंट को देखता हूँ गलत तरीके से इंटरप्रेट भी करते हैं। ब्रेकआउट लगा है, ठीक है, ब्रेकआउट लगा है, उसके बाद आता है मेन क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि आपका जो काम है वो तो आपने कर लिया। अब आप क्या करोगे, अपना स्टॉप लॉस लगाओगे, पोजीशन को डाइवर्सिफाई करोगे, या माइट भी रिस्क मैनेजमेंट का एक और टूल है हेजिंग, वो आप करोगे। अब कौन सा टूल आप लगाते हो और किस तरह से ये पूरा मैनेजमेंट करते हो, ठीक है, वो ज्यादा उपयोगी है, बजाय इसके कि हम कहें कि सर 80% फॉल्स हो जाते हैं, 20% ही सक्सेसफुल होते हैं। इसके पीछे का एक आपको रीजन और बताता हूँ सर। आपका नाम जान सकता हूँ पहले? आपने शायद क्योंकि लॉगिन किया हुआ है किसी मोबाइल के। दीपांकर। सॉरी? दीपांकर। दीपांकर, ओके। तो देखिए दीपांकर, इसमें मैं ये पार्ट आपको ऐड करना चाहूंगा साइकोलॉजी का, कि जो पैटर्न्स आप देख रहे हैं, बुलिश इनगल्फिंग है या कोई भी बुलिश पैटर्न आप देख रहे हैं या बेरिश पैटर्न, आपको क्या लगता है कि दुनिया में आप ही हैं जो ये पैटर्न देख रहे हैं या देख के बैठे हैं? आपको शायद मालूम होगा चार्ट दुनिया देख रही है। थोड़ा सा फील आता है कि भाई ऐसा तो नहीं मैं ही देख रहा हूँ, क्योंकि ये तो बाजार जो है भीड़ है, भीड़ काम कर रही है, ठीक है। तो ये पैटर्न दुनिया देख रही है। और मैं खास यहाँ पे एम्फोसिस डालूंगा, यहाँ पे वो लोग देख रहे हैं या वो दुनिया देख रही है जो आपसे ज्यादा ताकतवर है। खास करके इंस्टीट्यूशन, आप जानते हैं, आप जिस जगह के हिस्सा है, आप पार्ट है, उसे हम कहते हैं रिटेल निवेशक, रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर, ठीक है, बहुत छोटा पार्ट है हम। जो बड़े लोग हैं जो कई करोड़ों रुपए लेकर के इस पे काम कर रहे हैं, वो हैं असली पार्टिसिपेंट्स। अब वो पार्टिसिपेंट क्या है, देखिए आपकी साइकोलॉजी से कैसे खेलते हैं। मैं इस पे तो एग्जांपल देता हूँ क्रिकेट का। वो आपका विकेट लेना चाहते हैं। भाई जैसे आप बैटिंग कर रहे हैं, अब मैं बॉलिंग साइड पे हूँ, मैं आपका विकेट कैसे लूंगा? जैसे आप मान लो बहुत अच्छे बैट्समैन हो, आप इनिंग पे आगे इनिंग बढ़ाए जा रहे हो, रन बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो। अच्छा, बैटिंग आप कर रहे होगे तो अकेले तो नहीं कर रहे होगे पिच पे, आपका कोई पार्टनर भी होगा रनिंग एंड पे। तो मैं क्या करता हूँ, ये साहब है, मान लो दीपांकर बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, मैं आपके पार्टनर को पकड़ूंगा या उसको टारगेट करूंगा कि ये वीक पॉइंट है इसका, मैं अगर विकेट ले लूं तो इनिंग खत्म हो जाएगी, रन बंदे बंद है ना, बनने बंद हो जाएंगे। तो ऐसे ही सामने वाले जो बाबूजी लोग हैं, इंस्टीट्यूशन है, ये क्या करते हैं, आपका जो वीक पॉइंट है ना, उसको टारगेट करते हैं। वीक पॉइंट क्या है? अब मैं ऐसा जनरल बात करूं, अदरवाइज अपने ऊपर मत ले लिएगा। हम सभी, मैं उसमें मैं खुद भी इंक्लूड होगा, सब दुनिया भर के जितने भी ट्रेडर हैं उनको इंक्लूड करूंगा, कि हर ट्रेडर या इन्वेस्टर ना एनालिसिस पे फोकस करता है, रिसर्च पे फोकस करता है, नंबरों पे फोकस करता है कि नंबर कैसे आ रहे हैं, इस पे फोकस करो। रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या करता है, वो जो पहला पार्ट है ना, इस पे फोकस करता है। ये जो बाकी के दो पार्ट है, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इस पे कम फोकस करता है, यही उनका वीक एरिया होता है। तो जो बड़े बाबूजी लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, इन्हीं दो चीजों को टारगेट करके आपको आउट कर देते हैं। जैसे कि आपका रिस्क मैनेजमेंट, आप क्या करोगे, एक जगह पे स्टॉप लॉस लगा दोगे और कहोगे सर ये स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया है, अब देखते हैं। वो स्टॉप लॉस को गिराने आएंगे, प्राइस वहां तक लाएंगे और फिर देखो वापस ले आएंगे। आप भी कहते हो सर मैंने स्टॉप लॉस लगाया, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, ये जो भी मेरा स्टॉप लॉस गया, फिर बाजार चल गया। क्योंकि समझो, जो चीज आप दिमाग में बना करके बैठे हो ना, ये उनको पता है, ये उनको पता है, ओके। क्योंकि वो यहाँ के उस्ताद हैं, मास्टर्स हैं। हम तो बहुत अभी अभी बाजार में आए, मतलब मैं भी कहूंगा भाई मेरे कितना 10-12 साल तो मैंने ट्रेडिंग किया। वो लोग सर जन्मों से, जब से स्टॉक मार्केट बनी है, वो उनका खानदार, वो उनके पार्टिसिपेंट या उनकी जो फैमिली ट्रेडिंग में है, उनको सब कुछ पता है, ठीक है। इसलिए आप जो स्टॉप लॉस लगाते हो, आप देखो भी ऐसे मैं ड्रॉ करता हूँ, जैसे मुझे पेन दिएगा, जैसे आपने जो कैंडल की बात करी कि जैसे ये बुलिश इनगल्फिंग बना, जैसे ऐसे ही तो बनेगा। ये कैंडल ऐसे आएगी, बुलिश इनगल्फिंग कर ली, प्राइस आपका गिर के आ रहा है, बुलिश इनगल्फिंग बनी और आपका, आप सोचोगे कि ऊपर जाएगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ब्रेकआउट पे लोगे, ठीक है, यही यहाँ पे बना, अगली कैंडल यहाँ पे बनी, आपने बाई किया, यहाँ कहीं ऐसे लगा दोगे नीचे, ठीक है, स्टॉप लॉस। वो क्या करेंगे, प्राइस ऊपर थोड़ा सा बढ़ाया, इतना नीचे लेके आएंगे कि आपका स्टॉप लॉस, ये जो एरिया है, इसको ब्रेक करेंगे और फिर प्राइस चला देंगे। ऐसा होता है ना कई बार, कि जहां पे हमारा स्टॉप लॉस लगा होता है वहां तक प्राइस आता है, फिर वापस। ये क्यों होता है? देखो वहां जो सामने बंदे ये बैठे हुए हैं, जो ये हैं, एक सेकंड आप म्यूट कर लो अपना। तो वो क्या है, वो देख रहे हैं कि इस बंदे ने ये जो एरिया है बुलिश एंगल्फिंग का देख लिया है, ठीक है, प्राइस उनको यहाँ से लाना है, क्योंकि देखो आपसे ज्यादा पैसा उनका लगा हुआ है यहाँ पे,
ऐसा नहीं है आपके 50,000 लाख रुपए 5 लाख जो भी है, मैं अमाउंट पे नहीं आता, लेकिन जो भी है उनसे कंपैरिजन में तो कमी है। अगर वो 900-500 करोड़ के लेके चल रहे हैं तो हमारे पास तो 1 करोड़ भी नहीं है कि नहीं ट्रेडिंग के लिए। तो हमसे तो ताकतवर है, तो वो जानते हैं, तो वो क्या करेंगे, इस प्राइस को इस प्राइस को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, आपको खुशी आएगी। फिर क्या करेंगे, या तो परेशान करेंगे, साइडवेज चलाएंगे, या थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब उनका भी देखिए पैसा लगा है, तो उसको उनको ऊपर ले जाना है, लेकिन आपको बोल्ड करके, या मैंने क्रॉस क्यों किया है, क्योंकि वो चाहते हैं आपका विकेट निकल जाए, आप आउट हो जाओ, और उसके बाद फिर वो रन बनाते रहे, खेलते रहे, पैसा उनका हो जाए ऐसे। तो ये सिचुएशन जो है बड़ी हार्डशिप है एक ट्रेडर के लिए। अब इसको काउंटर कैसे करेंगे, आप कहोगे सर रिस्क मैनेजमेंट का तो बहुत बढ़िया हम टूल लगा रहे हैं, स्टॉप लॉस। इसको लगाने के बाद भी अगर पैसे नहीं बना रहे तो क्या करें हम? ठीक है, कोई बात नहीं, देखिए रिस्क मैनेजमेंट का एक ही टूल नहीं है ये स्टॉप लॉस, बहुत सारी और चीजें हैं, जैसे डाइवर्सिफिकेशन, जैसे कि हेजिंग, जैसे कि पोजीशन साइजिंग। सबसे बड़ा तो पोजीशन साइजिंग है कि आपने जो पोजीशन बनाई हुई है एक ही बार में यहाँ ले ली होगी, ऐसे ही ट्रेडर करता है कि ब्रेकआउट मिला एक ही बार में यहाँ पे माल उठा लिया। नहीं, आपको पोजीशन साइजिंग अलग अलग लेवल पे बाय करना है, उसके भी एक मैथ्स है, जब आप कोर्स करोगे तो बताएंगे। अलग अलग लेवल पे ये हेजिंग लगा के आपको बाय करना है, फिर उस पोजीशन में आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अब वही मैंने कहा, जैसे अब आपका कोई साथी, आप बैटिंग कर रहे हैं, मान लो वो भी कोई अच्छा प्लेयर है, उसको रन आउट करके गेम से बाहर करना चाहते हैं, तो समझो अगर आपके पास एक ही टूल है जो मैच को आगे ले जा सकता है, तो आप बहुत बड़े दुखी प्राणी हो, दुख में हो। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल उसके टूल हैं उससे बाहर आने के, तो रिस्क मैनेजमेंट का एक टूल नहीं है, बहुत सारे हैं। हम तो स्टॉप लॉस को जानते हैं, मैं तो कहूँगा बहुत छोटा टूल है ये। जो असली जो टूल हैं बड़े, वो तो उससे और कहीं एक अलग लेवल पे है, जैसे पोजीशन साइजिंग है, हेजिंग है, डाइवर्सिफिकेशन है, और भी 10 तरह के टूल्स हैं, उसको हम पढ़ाएंगे। तो उससे आप उसको लेकर के, मतलब होता है ना, एक विकेट चला गया, जैसे स्टॉप लॉस का चला गया, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाता है। आप दूसरे टूल लगाओ ना यहाँ पे, इन जगहों पे उनको एक्टिव करो, उससे पैसा बनाओ, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइस को ऊपर जाना ही है। अगर ये चीज क्रिएट हुई है तो ये कोई गलत क्रिएट नहीं हुई है बाजार में, ये कोई धोखा देने के लिए नहीं। बहुत लोग कहते हैं सर नहीं ये तो चलता ही नहीं है बाजार में, नहीं, बाजार में एक्चुअली ये नहीं, जो आपने एनालिसिस की है ये चलता नहीं है। बेसिकली आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप नहीं की हुई है, यही माइंडसेट है जो अभी हम बात कर रहे हैं विकेट लेने की, क्रिकेट का मैंने एग्जांपल दिया, यही बेसिकली आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, इसी को आपको डेवलप करना है। और ये भी ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि बहुत लेवल पे डेवलप करना है, ऐसा नहीं आपको साइंटिस्ट बन जाना है, मैं आपको साइंटिस्ट बना दूंगा, नहीं। आप इतना कर लीजिए कि हाई स्कूल पास कर लीजिए, मैं आपको पीएचडी भी नहीं करवाऊंगा, ना साइंटिस्ट बनवाऊंगा आगे जाके। ठीक है, आप इतना कर लीजिए कि इस सब्जेक्ट में आप हाई स्कूल कर लीजिए या इंटर कर लीजिए, बस। ये आपको बहुत पैसा बना देगा। तो ये आदमी जब आता है तो कहेगा सर को जा करके, सर शायद आप इतना मुझे पढ़ाओगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, मैं पता नहीं कर कर पाऊँ कि नहीं। कोई बात नहीं, आप इस सब्जेक्ट में हाई स्कूल तो कर सकते हैं ना, इसी भाषा में, वो कर लीजिए, और उतना करने पे मुझे मालूम है एज अ स्टूडेंट आपके पैसे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये है किस्सा कहानी सर, जो अभी दीपांकर जी ने कही। ठीक है, तो ये सेंस हमें डेवलप करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है आप लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं तो कुछ नोन है, स्टॉक मार्केट में टेक्निकल्स भी जानते हैं, काम भी किया हुआ है, जैसे कौशल जी ने कहा। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, तो इस तरह से हम डेवलप करके आगे चल सकते हैं। लेकिन जो मिसिंग पार्ट है, हाँ अभी एक भी एक इसका सोल्यूशन बता दूं। अब आप कहोगे सर एनालिसिस तो चलिए ठीक है, हम कर लेंगे, आप पढ़ा देंगे, या थोड़ी बहुत आती है, ये हम कमांड में है, लेकिन ये जो सेकंड और थर्ड है, इसके लिए दवाई क्या है? अगर ये बीमारी है, इसकी दवा क्या है? अब इसकी दवा भी मैं आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ। ये है इसकी दवा, प्रैक्टिस। सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी है, एस की जगह सी होगा है, इंग्लिश में वर्ड भी ऐसे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ये है आपकी दवा। अगर आपको सेकंड और थर्ड पॉइंट पे कमांड लाना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा, और बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। बल्कि मैं तो जहां तक अपने स्टूडेंट को टीच करता हूँ, तो बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सारी चीज़ आपको सही तरीके से देखनी पड़ेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगी, कोई खास इसमें भला होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं डीआईपी में, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम फोकस करके चल रहे होते हैं। आप चाहे ट्रेडर हो, आप चाहे इन्वेस्टर हो, आपकी अगर ये जो कुछ माइंडसेट है, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि सब कुछ एनालिसिस नहीं है। हमने देखा, मैंने खास करके फेस किया, मैं तो अच्छी जगह पे काम कर चुका हूँ, मोतीलाल ओसवाल है, कोटक है, और भी छोटे मोटे नाम है, हर कोई फोकस कर रहा होता था एनालिसिस पे।
कि सर ये लाइन लकीर मैंने खींच दी है तो क्या होगा, ये होगा, मतलब कोई फोकस नहीं कर रहा अपने माइंडसेट सही करने को, बनाने को, और रिस्क मैनेजमेंट की बात नहीं करता है, जो सबसे क्रूशल है। इतना इंपॉर्टेंट है, शायद आपने एनालिसिस अगर करी हुई है, वो भी आपका कोई ज्यादा भला नहीं कर पाएगी जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं लगाओगे। ठीक है, सही तरीके से बढ़ना ये बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है स्टॉक मार्केट एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये। एनालिसिस, ऐसी बात नहीं एनालिसिस नहीं सिखाएंगे आपको सर, भरपूर बताएंगे। बहुत चीजें, बहुत टूल्स हैं, एक से एक उपयोगी चीजें हैं। और ऐसा भी है, आप कहोगे सर आपने मुझे 25-50 टूल बताए, अब इसमें से मैं यूज कौन सा करूं? फिर वही साइकोलॉजी, आपके सर दिमाग को जो जचता है आप वो यूज करो, बजाय इसके कि आपका भाई क्या कर रहा है, आपका पड़ोसी क्या कर रहा है, कौन सा चीज लगा रहा है, कौन सा स्टॉक ले रहा है, छोड़ दो। आप, वो कितने दिन आपके साथ रहने वाला है? कल को मर मरा के चला जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा। आप कहीं मान लो रायबरेली में रह रहे हो, बैंगलोर में रह रहा है, या आप बैंगलोर में, वो कनाडा में रह रहा है, कैसे हम काम कर पाएंगे? तो छोड़ो उसको, आप अपने ऊपर निर्भर हो, अपने आप को मजबूत बनाओ, सीखो, समझो, और फिर बाजार में उतरो। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से, मेरी तरफ से एक सेशन था, थोड़ा लाइट लाने के लिए, क्योंकि जो बात आपने सामने रखी, तो एज अ ट्रेडर और एज अ मेंटर उस चीज को हम समझते हैं, जानते हैं। वो दुख ऐसी बात नहीं है, हमने नहीं झेला, हमने भी झेला है। शुरू के मैं बताता हूँ अपनी 10 साल 12 साल की मेरी जर्नी रही इसमें। शुरू के 2-3 साल तो हम भुगती हैं, हमने भी भुगता है ये, लॉसेस भी रहा है, अच्छे बड़े लॉसेस रहा है। ठीक है, इतना पैसा है शायद जो सेविंग वेविंग है सब निकल गई, और थोड़े बहुत उधार पानी में भी आ गए। कोई बात नहीं, वो टेम्पररी था, उससे बाहर आए, चीजें संभल गए। आज की तारीख में ऐसा है कि बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, और एक अच्छे लेवल पे एज अ स्टूडेंट, चाहे आप सेल्फ ट्रेडिंग करो, क्योंकि होता क्या है, दो ही पर्पज होते हैं देखिए स्टॉक मार्केट सीखने के लिए। या तो आप सीख करके खुद अपना भला कर रहे होते हो, अपनी ट्रेडिंग कर रहे होते हो, जो कि मेजरली लोग करते हैं, या कुछ पार्ट लोग दूसरे का भी पैसा हैंडल करते हैं, जो कि प्रोफेशनली कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में होता है, इंस्टीट्यूशन में आप अच्छी जगह लग जाते हो। ठीक है, आपको भरपूर पैसा मिलता है, पैसे की कोई कमी नहीं है दुनिया में। ठीक है, उसको मैनेज करना है, वो मैनेज करने की फीस आपको मिल जाती है, दैट्स इट। और फीस भी अच्छी खासी बड़ी होती है, ऐसी बात छोटी मोटी फीस नहीं है, बहुत बड़ी फीस है। तो दो ये काम हो सकते हैं। अब आपका जो भी पर्पज है, चाहे दूसरे के लिए हो चाहे अपने लिए हो, आप करिए। ठीक है, आगे बढ़िए, ये हमारा आपका सहयोग रहेगा। और अब कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी बताइए। जी सर। जी बताइए। सर कैसे ट्रेड करते समय कैसे जाने कि कौन सा मार्केट हमको, किस मार्केट में पैसा लगाना है? पैसा जाने के लिए नहीं, जानने के लिए कि जानने के कैसे लिए। जाने कि यहाँ। जी। अच्छा देखो, वो जो आप कह रहे हो, तो जब प्रोग्राम आप करते हो तो हम आपको ना पेपर ट्रेड, वर्चुअल ट्रेडिंग करवाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है एक्चुअली पैसा लगवा करके थोड़ा मोटा ज्यादा, नहीं। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझते हैं, जो आप असल मैदान में ऐसे बताता हूँ, क्रिकेट का मैंने एग्जांपल लिया था। आप क्रिकेट खेलने जाते हैं ना, जैसे आपको ओडीआई खेलना है, जो ओडीआई क्रिकेट हमारे खेलते हैं, है ना, विराट कोहली और जितने भी प्लेयर्स हैं हमारी टीम के, तो आपको देखो प्रैक्टिस करते हैं ना, नेट प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं, एक जी जाल के सर। अंदर प्रैक्टिस करते हैं ना, आपने करते देखा भी होगा। और बहुत भीषण प्रैक्टिस जी करते हैं, ऐसी बात नहीं है हल्के फुल्के कोई रिहर्सल कर रहे हैं। तो नेट बिल्कुल। प्रैक्टिस भी ऐसे स्टॉक मार्केट में आप करिए। आप असल मैदान में उतरने से पहले, बल्कि मैं तो आपको रोक लूंगा, आपको सिखाऊंगा सब, बताऊंगा सब, लेकिन असल पिच में भेजने से पहले आपको बहुत सारी नेट प्रैक्टिस करवाऊंगा, या आपको डायरेक्ट करूंगा आप, क्योंकि हम तो भाई क्या है, आपको जब क्लास देंगे तो 1.5-2 घंटे की क्लास होगी, पूरे दिन तो आपके साथ नहीं रहेंगे। आपको गाइड कर दूंगा कि इस तरह से होगा कि आपका टास्क है वो आपको करके लेके आना है। तो एक तरह से नेट प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी, और जितना आप ये नेट प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे प्लेयर जी बन सर। जाओगे, जैसे हमने देखा भी है उस तरह से। और हेलो। बताइए। हेलो। हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि एक कैमरे की पैटर्न की या किसी भी पैटर्न की कितनी बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, चाहे तो जिससे हम मतलब कि आदी हो जाए, मतलब कि एक रह जाए ना कि हैबिट में आ जाए। देखो सर, मैं अपना बताता हूँ, मैं छोटा सा एक बताता हूँ। 2010 में मैं था कोटक में। ठीक है, कोटक सिक्योरिटीज में काम करता था, 2009-2010 की बात है। 9 to 6 मेरा वर्किंग आवर रहता था। अब मैं आने के बाद, मैं तो उस मार्केट से था, मैं जो देनी देखनी थी मार्केट डेली जा करके, मैं खुद मालूम है 2 घंटे आने के बाद, ऑफिस से आने के बाद 2 घंटे प्रैक्टिस या ऑब्जर्वेशन चार्ट्स देख करके टाइम यूज करता था। तो अगर आप भी चाहते हो कि इस पे आपको फुल फ्लेजेड कमांड हो जाए पैटर्न्स पे, है ना, ये सारी चीजें जितने भी टूल्स हम पढ़ते हैं, तो जो भी आपका काम है, आप चाहे स्टूडेंट हो चाहे प्रोफेशनल हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जो करते हो, 24 घंटे में से मैं 2 करता था एटलीस्ट, मैं आपसे 1 घंटा तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना। तो 1 घंटा डेली बैठ के चार्ट देखिए,
प्रैक्टिस करिए। जो जो स्टॉक्स आप देखते हैं ना, आपके दिमाग में घूमते रहते हैं पूरे दिन कि एसबीआई में ये होगा, टाटा मोटर्स में ये होगा, रिलायंस में ये हो रहा है, या कोई और स्टॉक, उसके चार्ट्स देखिए डेली बैठ के, उसमें से पैटर्न खोजिए, एक्चुअली ऑब्जर्वेशन करिए। हाँ जी। मोस्टली मोस्टली मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट देखता हूँ कोई उसके बात नहीं, ऑप्शन। आपके निफ्टी बैंक निफ्टी को भी, वो भी बहुत बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो डेली आप इतने टाइम दिए उसमें ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। और एक तो जो मैंने आपको बताया, एक दो ऑब्जर्वेशन होते हैं, एक तो ब्रॉडली और दूसरा स्पेसिफिकली। एक आप ब्रॉडली देखते हैं कि जैसे मैं चार्ट को ओपन करता हूँ आपको, देखिए ऐसे, कि मैंने चार्ट को जूम आउट किया हुआ है ऐसे, ऐसे एसबीआई का चार्ट है, तो मैं ऐसे जूम आउट करके देख रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसे दिख रहा है। जैसे ही आप चार्ट चार्ट के नजदीक जाते हैं ऐसे जूम इन करके, तो देखिए कुछ आपको ऐसे पैटर्न वैटर्न दिखने लगता है। एक एक पैटर्न मैंने ड्रॉ किए भी है, पेनेंट यस। टाइप पैटर्न बन रहा है ना, फ्लैग एंड पेनेंट्स होते हैं, तो ये एसबीआई में देखिए पैटर्न बन रहा है। तो ये आपको डेली करना पड़ेगा, ऐसे जूम आउट करके भी आपको चार्ट को देखना पड़ेगा ब्रॉडली, कि मोटा मोटा बाजार कहाँ जा रहा है, ठीक है। और फिर स्पेसिफिकली चूज करके जो एरिया है जहां पे आप स्टडी करना चाह रहे हैं, अभी हाल का जैसे ये कुछ एरिया है दिसंबर जनवरी का जो चल रहा है, मैंने मार्क किया हुआ है, इसके बीच में एक पैटर्न खोजा हुआ है इस तरह से। तो जब तक कि हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे, और हाँ मैं अपना बताता हूँ, उस टाइम तो आज की तारीख में लैपटॉप है, इंटरनेट भी आया हुआ है, मोबाइल है, मोबाइल में भी लैपटॉप है। मेरे टाइम में हर घर में लैपटॉप नहीं होता था, ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं था, तो हम इंटरनेट कैफे तक भी हम करते थे जाके। इंटरनेट कैफे पे होता था ना कुछ टाइम पहले कि 10 रुपए या 20 रुपए घंटा आप देते थे वहां पे, और फिर ब्राउजिंग करते थे। ऐसे हमने किया है। ये सर 15-16 साल की, हाँ मैं पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा सर, मोस्टली ये कहा जाता है कि जो ऑप्शन सेलर है वो ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, जो ऑप्शन बायर है वो एक तरह से गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो नहीं सर ये देखो, अपना अपना पक्ष है, आप सही कह रहे हो। देखो ऑप्शंस क्या है, 3 तरीके से आप प्ले कर सकते हो। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ऑप्शंस या तो आप बाय करके कर सकते हो काम, ठीक है, बायर बन सकते हो, या एस, आप जानते हो सेलर, ठीक है, सेलर बन सकते हो। और एक और काम होता है, लोग जानते हैं शायद, ये दो ही काम होते हैं, मैं तीसरा बनाता हूँ, हेजिंग। हेजिंग माने दो दो तरफा काम, दोनों दोनों साइड से काम करना, बाय भी करना, सेल भी करना एक ही साथ, उसको हम कहते हैं हेजिंग। तो इस तरह से हेजिंग भी आप काम कर सकते हो, पैसा ज्यादा लगता है, ठीक है। बाइंग में कम लगता है, सेलिंग में पैसा ज्यादा लगता है, हेजिंग में पैसा बीच का लगता है, ठीक है ना, कम लगता है ना ज्यादा लगता है, वो शायद एच जो है इसके बीच में समा जाता है, बी और एस के यहाँ पे इसकी जगह आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम ऑप्शन में आपको बताएंगे कि आप बायर कब बनो, बायर के अपने प्रोज एंड कौन से हैं, ठीक है, सेलर का अपने प्रोज एंड कौन से हैं। हाँ बस रिस्क की जो मियाद है, जो रिस्क का मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा है सेलर में। अनाप शनाप है, अगर बाजार आपके विपरीत निकल गया, आपके अगेंस्ट निकल गया और चलता ही रहा उस डायरेक्शन में, आपको सर अनाप शनाप लॉस हो सकता है, अंधा लॉस जिसे कहते हैं हिंदी में, देसी भाषा में अंधा माने कुछ भी, इनफाइनाइट। और ये हमने देखा है अपने करियर में, इतना इतना लॉस देखा है कि कहना नहीं चाहिए, किसी का घर बार भी बिक गया है। तो लेकिन क्यों हुआ, क्योंकि एक गलत तरीके से उन्होंने ट्रीट किया। अब होता है ना कि अब जैसे मान लो आपका पेट है, आपका कुत्ता है, उस कुत्ते को हम घर भी पालते हैं, ठीक है, हमारे लिए वो सेवा करता है। लेकिन यही है, अगर ये कोई बाहर वाला है, अब वो कोई उसे गलत ट्रीट करेगा, तो यही उसको खदेड़ भी देगा, ठीक है, काट भी लेगा, उसको इंजरी भी कर देगा, यही। तो जो चीज ऊपर वाले ने बनाई है ढंग से यूज करने के लिए, उसको तरीके से आप यूज करिए। उसके साथ खिलवाड़ करेंगे, गलत तरीके से यूज करेंगे, तो आपको बैकफायर कर जाएगी, नहीं सर, ठीक है। मोस्टली लोग कहते हैं कि ऑप्शन सेलर ही ज्यादा पैसा बनाते हैं इस कंपेरिजन टू ऑप्शन बायर। नहीं देखो सर, वो भी टाइम टू टाइम चीज वेरी करती है। बाजार अगर नॉन वोलेटाइल है, आप समझिए, मैं ये वही बता रहा हूँ, आप जब भी स्ट्रैटेजी पढ़ोगे सीखोगे हमारे साथ अगर आते हो, तो मैं बताऊंगा। बाजार का ना फेसेस होते हैं, बाजार हर फेस में चलता है। जैसे मैं डाउ थ्योरी की बात करता हूँ, तो 4 फेस बताती है कि बाजार में ऑक्यूमुलेशन होता है, मार्कअप होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मार्कडाउन होता है। तो बाजार में कुछ तो ऐसे फेस होते हैं साइडवेज वाले, कि जहाँ पे जब बाजार साइडवेज होगा तो वहां पे पैसा बना लोगे। जब लेकिन बाजार ट्रेंडिंग होगा, जैसे कि यहाँ पे या यहाँ पे बाजार ट्रेंडिंग होगा, तो वहां पे स्ट्रैटेजी आपकी सेलिंग की नहीं, साइडवेज मार्केट की नहीं, बेच करके नहीं, बाय करके, ऑप्शन बाय करके पैसा ज्यादा बनता है। तो दोनों पक्ष है, लेकिन हम इसको बस मोटे तौर पे बोल देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमेशा सेलर ही पैसा बनाता है, बायर भी बनाता है जब बाजार ट्रेंडिंग होता है या वोलेटाइल होता है। देखिए दो चीजें, ट्रेंडिंग और वोलेटाइल। मैं लिखता हूँ टी, टी से ट्रेंडिंग, और दूसरा कॉमा वी, वी से वोलेटाइल, ठीक है। तो इस तरह से जब बाजार में फेस आता है तो बायर भी बनाता है। तो अपना अपना पक्ष है, अपना अपना एरिया है। ऐसे ही कह लो, 12 महीने 12 महीने बराबर नहीं है, कभी सर्दी पड़ती है, कभी गर्मी पड़ती है। तो जैसा मौसम है वैसा काम करिए। ये थोड़ी ना किसी ने बोला है कि गर्मी चल रही है लेकिन आप ऐसा बिहेवियर करिए जैसे सर्दी चल रही है, नहीं। तो जिस तरह का मौसम बाजार में चल रहा है वैसा आप काम करिए, पैसा बनेगा, ठीक है। फिर एक मौसम और आता है हेजिंग का, ये तो सदाबहार मौसम है, ठीक है।
उस तरह से बाजार में बिहेव करिए। तो खैर यही चीज एज अ मेंटर हम आपको बताएंगे कि किस पार्ट में आपको क्या काम करना चाहिए कि पैसा बन जाए। और मैं एक चीज इसमें एडिशन बताऊंगा, अभी ऑप्शन के मैंने 3 बैच खत्म किए हैं। जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है, जो स्ट्रैटेजी से निकलता है, वो खुद बताता है कि बाजार कैसे चलने वाला है। आप छोड़िए बाकी डायग्राम वायग्राम चार्ट वार्ट छोड़िए। मैं कहता हूँ बहुत सारे मेरे सीनियर्स हैं आज भी ऑप्शंस में काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, जो मुझे देख रहे होंगे उनको मालूम होगा। बाजार में जो स्ट्रैटेजीज आप बनाते हो ना ऑप्शन की हेजिंग करके, बहुत लोग इसको ना बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, अरे सर बेकार की स्ट्रैटेजी से क्या बनता है। सर आपका जो ये स्ट्रैटेजीज हैं इसमें रिस्क रिवॉर्ड इनबिल्ट होता है, ये आप जानते हैं, है ना, इसमें समाया हुआ होता है। अगर मैं उसका रिस्क रिवॉर्ड समझ लूं, आपको मालूम है बाजार कैसा उस दिन का, इवन इंट्राडे भी उस दिन कैसे घटना उसका क्रम रहने वाला है बाजार का, ये आपको पता लग जाएगा। अब ये बड़ा ही सटीक रीडिंग है, जो इसको जानते होंगे शायद बहुत लोग काम करते हैं ऑप्शन में। तो एक तरह से बाजार आपको खुद बतला रहा होता है कि इस तरह से रिएक्शन बाजार में आएगा, लेकिन हम ही कुछ और ही कुछ कर रहे होते हैं और लॉस कर लेते हैं, जाने क्या ही हो जाता है हमारे साथ। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपना जो आपका मन करता है वो तो छोड़िए, बाजार आपसे जो बोल रहा है, एक भाषा बोलता है। जब आप बाजार में काम करने लगते हैं तो आपको पता लग जाता है कि इस तरह से चीजें है ना इमर्ज हो रही हैं, बन रही हैं, आप उसको रीड करिए। अब मुझे लगता है ये अल्टीमेट चीज है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंट्यूशन, है ना। इंट्यूशन काम करता है, ठीक है, इंट्यूशन तो है। बाजार आपसे साफ सिग्नल दे रहा होता है कि सर ये चीजें घटना बनाने वाली हैं, घटित होने वाली हैं, उसके पीछे पीछे काम करता है। जी पूछिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि हम ऑपरेटर को भी तो एनकाउंटर कर सकते हैं वॉल्यूम देख के, जैसे कि ब्रेकआउट हुआ, लेकिन वॉल्यूम वो चीज नहीं दिखा रहा कि ब्रेकआउट मतलब कि बिल्कुल प्योर है। वॉल्यूम ये भी तो पता लगता है कि ये ब्रेकआउट जो है फॉल्स है, ये मार्केट गिरेगा ही, वापस आएगा। तो इस तरह से ऑपरेटर का भी एनकाउंटर हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे टूल। अब देखिए एक टूल नहीं है, अब टूल भी बहुत सारे हैं, अनेक हैं। अब उसको काउंटर कैसे करना है, जो रिस्क मैनेजमेंट की मैंने बात करी, वो भी मैं कहता हूँ कई प्रकार का है या कुछ प्रकार है, लेकिन उसको आपस में जब मिक्स हम करते हैं, मिक्स ऐसे ही होता है ना कि 2 चीजें मेरे पास है, अब मैंने उसको जब मिक्स किया, उसको मिलाया, तो उससे नई चीज तीसरी बन गई। तो उस तरीके से हम उसको काउंटर करके उससे बाहर आते हैं, क्योंकि हमें समझिए ना, हमें तो अपनी इनिंग चलानी है। अब मेरा कोई साथी का विकेट चला गया है, आउट हो गया है, तो मेरे पास कोई खड़ा हुआ है ना पीछे, हो सकता है उससे ज्यादा केपेबल हो, वो करेगा। तो इस तरह से चीजें मार्केट में काउंटर की जाती हैं। लेकिन जो एक अड़ियल रुख होता है, जैसे मैंने देखा ट्रेडर का, नहीं सर आप स्टॉप लॉस हमने लगा लिया, पोजीशन तो बैठ के देख रहे होते हैं, वो नहीं करना है। आपको समझना है कि हम बहुत छोटी हस्ती हैं मार्केट के आगे, मार्केट भीड़ है। भीड़ अगर अपनी पे आ गया ना, हमें कुचल भी सकती है। आप सुनते भी होगे स्टैम्पीड, नहीं पढ़ते हैं कि भगदड़ मची, कहीं कोई मेला चल रहा था, कोई फेस्टिवल चल रहा था और वहां पे लोग ही जान गई। तो भीड़ देखिए किसी की जान भी ले सकती है। तो मार्केट जो है वही भीड़ है। अगर ये अपनी पे आ गई, आपने नहीं मानी, आप सामने टिके रहे और भी आपके सामने से अगेंस्ट काम कर रही है भीड़, तो हमारी जान भी जा सकती है। तो इसलिए कंप्रोमाइजिंग नेचर रखिए, ठीक है, थोड़े से हम्बल रहिए, चीजों को सीखिए और ठीक है आगे अपनी जगह बनाइए। तो आज का सेशन यही रखते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे एंड करना चाहूंगा। अगली कभी आप अगर लेना चाहेंगे तो डेमो क्लास वहां पे कर सकते हैं, या ज़्यादा जानकारी के लिए काउंसलिंग डेस्क से आप कनेक्ट में आइए, ठीक है, वहां पे आपको जानकारी मिलेगी। तो मेरी ओर से बस इतना ही। और आपके लिए न्यू ईयर का मौका है तो हैप्पी न्यू ईयर भी कह देता हूँ, हैप्पी न्यू ईयर अगर किसी को मैंने लेट बोला, ठीक है। तो जर्नी बनाइए, चूज करिए डीआईपी को, और जो चीज़ें आप सीखना चाहते हैं, सीखते भी होंगे, मतलब कुछ जानकारी आपको होगी, तो उसको थोड़ा सा फिनिश कर लीजिए। फिनिश माने उसको फाइनल शक्ल दे दिए इस तरह से, ठीक है। तो मेरी तरफ से थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, सुनने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। टेक केयर, ओके, बाय। ठीक है सर, नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार जी। Subscribe now and press the bell icon.